हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन करेंगे विज्ञान की क्लास सेकंड है। ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास रहेगी। इस एमपी ग्रुप 4 के लिए देख सकते हैं, जहाँ भी विज्ञान आता है। आप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला टॉपिक है पदार्थ। परिभाषा। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, आयतन होता है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। रचना। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों, अणुओं और परमाणु से मिलकर बना होता है। पंच तत्व। भारतीय पृथ्वी दर्शन के अनुसार पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। पदार्थ की अवस्था 3 प्रकार की होती है: ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस को देखते हैं। ठोस का आकार और आयतन। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कणों की स्थिति। इसके कणों के अंदर आणविक बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण बहुत आसपास बंधे होते हैं और गति नहीं कर पाते। ठीक है। ठोस। संपीड्यता। नन्हे या असंपीड्य होते हैं। इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। इनके कण बहुत पास होते हैं और एक गति नहीं कर पाते हैं। द्रव। आकार और आयतन देते हैं। आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। कणों की स्थिति। कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसका कण थोड़ा दूर होता है और बहने का गुण रखते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल आदि। गैस। आकार और आयतन देखते हैं। इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। कणों की स्थिति। इनके कणों की बीच बहुत कम बल होता है या खाली स्थान बहुत अधिक होता है। ये सभी दिशाओं में तेजी से फैल सकती हैं। संपीड़न होती हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। चौथी स्थिति देखें। प्लाज्मा। उच्च तापमान पर आयनिक गैस होती है, जिसे सुपर एनर्जी वाले कण होते हैं, जैसे सूर्य और तारों का चमकना। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था है। अत्यधिक कम तापमान, परम शून्य के करीब सामान्य हवा जितनी कम घनत्व वाली गैस को उतना ठंडा करने पर बनती है। नेक्स्ट है अवस्था परिवर्तन। ऐसे गलनांक है। तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जैसे बर्फ का पानी बनना। क्वथनांक है। तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस भाप में बदलते हैं, उसे पानी का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। ऊर्ध्वपतन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। उसे ठोस होने पर वापस ठोस बन जाता है। उदाहरण कपूर, अमोनिया क्लोराइड, सूखी बर्फ। भौतिक परिवर्तन देते हैं, जिसमें केवल पदार्थ के आकार, रंग या अवस्था में बदलाव होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उससे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनना, पर बर्फ से पानी से बर्फ बनना। और शक्कर का पानी में घुलना, मोम का पिघलना। रासायनिक। इसमें पूरी तरह से एक नया पदार्थ बनता है। इसका रासायनिक गुण अलग होता है, और जैसे दूध से दही बनना, पर दही से दूध नहीं बन सकता। लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पचना आदि। कुछ एग्जाम फैक्ट देखते हैं। परम शून्य ताप -273.15 के। शुद्ध पदार्थ जल छोड़ो, समुद्र जल का पानी का क्वथनांक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है,
उसे उसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पदार्थ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उद्भव पतन का एक उत्कृष्ट उदाहरण? बर्फ का पिघलना? नहीं। कपूर या नौसेदार सीधे गैस बनना उदाहरण है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है जिसमें अत्यधिक ऊर्जावान और उच्च आयन होते हैं? तो प्लाज्मा कहलाती है। पानी का क्वथनांक मानव वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है? तो पानी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक मानव वायुमंडलीय दाब पर। एक भौतिक परिवर्तन बताइए। लोह पर जंग लगना या कागज का जलना या शक्कर का पानी में घुलना। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे शक्कर का पानी में घुलना। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ठोस में होता है। परम शून्य तापमान का मान सेल्सियस कितना होता है? तो -273 डिग्री 15 सेल्सियस। निम्नलिखित में से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड नाम दिया गया है सूखी बर्फ को। एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं। पानी के ठोस के रूप में बर्फ का घनत्व उसके द्रव रूप पानी की तुलना में क्या कहलाता है? कम हो जाता है। दबाव बढ़ने पर, तापमान घटने पर किसी गैस का किस अवस्था में बदलना? द्रव अवस्था में। एक शुद्ध पदार्थ का उदाहरण बताइए। औसत जल। कपूर और अमोनिया क्लोराइड को अलग करने पर सामान्य किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उद्भव पतन का। खाना पकाने वाली गैस एलपीजी दुर्गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मैक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर वह गर्मियों में घड़े का पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है? तो बाष्पीकरण के कारण। किस द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्वथनांक या बाष्पीकरण। बादलों का बनना, आकाश से वर्षा का होना किस भौतिक प्रक्रिया से संबंधित? बाष्पीकरण और संघनन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संपीड़न सबसे अधिक होती है? तो गैस में। सीएनजी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो मीथेन। ऑप्शन नंबर ए। मोमबत्ती का जलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? भौतिक और रासायनिक दोनों है। देखते हैं। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि बत्ती का जलकर गैस बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके बारे में सबसे पहले स्पष्ट व्याख्या प्रदान करता है? तो पदार्थ की प्रकृति और परमाणु की संरचना पर। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है उसका। किसी गैस का दाब बढ़ने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन घट जाएगा। कोई नहीं है। निम्नलिखित मिश्रण का एक उदाहरण बताइए। मिश्रण पीतल। द्रव्यों के ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन। परमाणु देखते हैं। तो परमाणु 3 खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर धनावेश, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, इसकी खोज जे थॉमसन ने की है। न्यूटन इस पे उदासीन, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की है। परमाणु मॉडल देखते हैं। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। इसके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूज के बीज। रदरफोर्ड का अल्फा कण। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इसके केंद्र में एक अति सघन धन आवेशित भाग होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग।
पहला कार्बोहाइड्रेट, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट का है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4.2 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग। वसा ऊर्जा को संचित स्रोत है ऊर्जा का। वसा 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है। प्रोटीन मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है प्रोटीन। विटामिन और खनिज, जल शरीर के तापमान को नियंत्रण करने पाचन के लिए मानव शरीर का लगभग 65 से 70 भाग जल से बना हुआ है। किस विटामिन को हार्मोन और सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिल। ठीक है। स्कर्वी किस रोग की कमी से होता है जिसमें मसूड़े से खून आने लगता है? तो विटामिन सी से। विटामिन सी का इस रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। एक खट्टे फलों नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रक्त का धक्का जमने में सहायता करने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने और आंखों की सेहत के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन ए का। आयोडीन की कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। रिकेट्स घेंघा रोग हो जाता है। रिकेट्स नहीं, एनीमिया नहीं, बेरीबेरिया नहीं। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें से सी, विटामिन सी। जनन क्षमता या बापन में कमी किस विटामिन कमी से होता है? बागपन। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी होती है और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट लगभग 4.2 होती है। वसा पूछ रहा है तो 9.3 कैलोरी। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से शरीर में एनीमिया रक्त की कमी होती है? तो आयरन की कमी से रक्त की कमी होती है। विटामिन शब्द का सबसे पहले सी फंग 1911 में दिया था। मक्के के लगातार सेवन से किस विटामिन की कमी के कारण पेलाफोर्डिसिस्टम रोग हो जाता है? तो विटामिन B3 के कमी से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है। बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसी को थायमिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एंटी स्टेरिमिटी विटामिन जनन रोधी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा अंग वसा में घुलनशील ADE की को लंबी अवधि के लिए संचित करके रखता है? तो यकृत। किस विटामिन कमी के कारण बच्चों में मर्कमस और क्वाशियोर जैसे रोग हो जाते हैं? क्वाशियोर रोग हो जाते हैं। तो प्रोटीन और कैलोरी की भारी कमी के कारण हो जाते हैं। गाजर, पपीता, पीले फलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कैरोटीन हमारे शरीर में किस विटामिन का पूर्वगामी माना जाता है? तो गाजर, पपीता में विटामिन ए होता है। इसको रहने देते हैं। हमारे शरीर में कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से बना है? तो 65 से 70 भाग बना हुआ है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बच्चों
को कौन सा रोग होने का खतरा अधिक रहता है? तो रिकेट्स होने के खतरे अधिक रहते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा खनिज क्लोरोफॉर्म के निर्माण और उसके केंद्रक के मुख्य रूप से मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों तथा कुछ शैवाल और बैक्टीरिया। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपने भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर सूर्य का प्रकाश को देखते हैं। सूर्य का प्रकाश है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण दर लाल रंग में प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में प्रकाश में सबसे अधिक, उसके बाद अधिक होती है, जबकि हरे रंग में प्रकाश है सबसे कम न्यूनतम होती है। क्लोरोफिल यह पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है जिसके केंद्रक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। पौधों में वायुमंडल में पत्तियों में मौजूद सूक्ष्म छिद्रों यानी रंध्रों के माध्यम में गिरन करती है। जल में कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल H2O का प्रकाश अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन से कहाँ से आती है? जल से। इसमें कुछ है हरित लवण के स्टोमा भाग में होती है जिसके लिए सीधे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कुछ खास है नहीं है। क्वेश्चन ही देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल के प्रकाश के अपघटन से प्राप्त होती है। पौधों के किस भाग में और किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से संपन्न होती है? तो पत्ती में हरित लवण, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक कम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। लाल रंग के बाद नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। पर्णहरित के अणु के केंद्र में कौन सी धातु का आयरन प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो मैग्नीशियम में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया पादप कोशिकाओं के किस भाग में होती है? तो हरित लवण के गिरना भाग में होती है, ऑप्शन नंबर आ। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवण के किस भाग में पूरी होती है? तो स्टोमा में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया किस भाग में होती है? तो ये होती है हरित लवण के गिरमा में, और अप्रकाशीय अभिक्रिया की पूरी होती है स्टोमा में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा के रासायनिक में ऊर्जा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखता है? तो साइनोबैक्टीरिया, नीले हवा शैवाल हरे पौधे रखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों पर पाए जाने वाले किन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से होता है? तो स्टोमा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है? तो स्टार्च और ग्लूकोज। मरुस्थलीय पौधे जैसे कैक्टस, नागफली रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं? तापमान कम होने के कारण, जल की हानि होने के कारण। प्रकाश संश्लेषण की खोज इस पर सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रयोग किसने दिए थे? तो जोसेफ पिस्कले और जैन इंगेनहैस ने दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? तो वायुमंडल की नाइट्रोजन मात्रा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण मूल रूप से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है?
तो एक रेडेक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हरित लवण, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हटाओ इसको, कोई इसमें कुछ खाद है नहीं। देखते हैं बात पुष्प उत्सर्जन का परिचय देखते हैं। पौधों का बाष्पीय भागों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा जितना पानी अवशोषित करते हैं उसका केवल 1-2% भाग ही उपभोग में ले पाते हैं। शेष 98-99% जल बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये देखते हैं परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है किस स्थिति में बाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा या घटेगा। तापमान देखते हैं। तापमान बढ़ने पर बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि गर्मी से पानी का तेज़ी से वाष्प बनता है। और वायु की गति, हवा तेज चलने पर बाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। आर्द्रता देखते हैं। वायुमंडल नमी या आर्द्रता अधिक होने पर बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। प्रकाश तेज होने पर रंध्र खुल जाते हैं जिससे बाष्पोत्सर्जन उड़ जाता है। मापन किया जाता है, कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। क्वेश्चन ही देखते हैं थोड़े। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किस अंग के माध्यम से होती है? तो पत्तियां या रंध्रों के माध्यम से होती है। कुल बाष्पोत्सर्जन का लगभग 85-90% पत्तियां पर मौजूद छंदों रंध्रों के माध्यम से होता है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने बाष्पोत्सर्जन को पौधों के लिए एक आवश्यक बुराई कहा गया था? तो R.P. डेविस। ऑप्शन नंबर इसका बा। वायुमंडल की आर्द्रता नमी बढ़ने पर बाष्पोत्सर्जन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी। रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया के रूप पर किस निर्भर करती है? तो रक्षक कोशिकाओं पोटेशियम आयनों के प्रवेश पर करती है। तेज हवा और आंधी चलने पर बाष्पोत्सर्जन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। काष्ठीय पौधों और तनों पर पाए जाने वाले छोटे छंदों जिनके द्वारा थोड़ा बहुत बाष्पोत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? तो बंधन। ऑप्शन नंबर बी। कोई है नहीं कुछ खास, इसको हटाओ। पौधों में पानी और खनिज लवणों को जड़ों से चोटी तक ऊपर खींचने में सबसे बड़ा जल कौन सा कार्य करता है? तो बाष्पोत्सर्जन खिंचाव करता है। मृदा में जल की कमी होने पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रंध्र बंद हो जाते हैं और बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है जिससे पौधे मुरझा जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पोत्सर्जन की दर घटने में कम करेगा? तो वायुमंडल में उच्च आर्द्रता। ऊतक देखते हैं। परिभाषा। एक ऐसी उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोशिका समूह को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पादप ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक को समझते हैं थोड़ा बहुत। जिन ऊतकों की कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, इससे पौधों की लंबाई मोटाई में वृद्धि होती है। इसमें रक्तकियाँ नहीं होती। कोशिका भित्ति पतली सलूकुच की बनी होती हैं, ठीक है। इनके 3 भाग हैं, सीक भाग, पर्श भाग और अंतवष्टि भाग। सीक भाग देखते हैं। यह जड़ और तने के सीक भाग पर पाया जाता है जिससे पौधों की लंबाई बढ़ती है। पर्श भाग देखते हैं। एक तने की पड़ती में पाया जाता है जिससे पौधों की मोटाई और घेर बढ़ता है, जैसे द्वितीय विद्धि। तीसरा देखते हैं अंतवष्टि। पत्तियों के आधार पर के पास पाया जाता है जैसे घास में, जो तने के शाखाओं की लंबाई बढ़ाता है। स्थायी ऊतक देखते हैं। स्थायी ऊतक में 2 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और इनके 3 भाग होते हैं। 3 भाग हैं। पेरेन्काइमा, ठीक है, ये भोजन को संग्रह करते हैं। कॉलेनेकाइमा
और स्क्लेरेकाइमा, ये 3 भाग हैं। नेक्स्ट दूसरा जटिल स्थायी ऊतक, इसी के भाग थे और इसमें कई 3 भाग, इस 2 भाग हैं इसमें, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है पौधों को जड़ों से जल और खनिज लवणों को ऊपर की ओर पहुंचाता है। और फ्लोएम में यह पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन को पौधों के सभी ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं तक पहुंचाता है। कोई नहीं है। पौधों में जड़ों और तनों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा भी होता है, तो सीक वियोचक होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की मोटाई और घेरा बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, तो एक कैल्बियम। नेक्स्ट है पौधों में जल और खनिज लम के लिए तो जाइलम का उपयोग करेंगे। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। नारियल का रेशेदार छिलका बीजों के कठोर आवरण के सूतक के बने होते हैं, तो ये स्क्लेरेकाइमा के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ऑप्शन। युवा, इसको रहने दो। जलीय पौधों को पानी में आसानी से तैरने के लिए हवा प्रदान करने वाले विशिष्ट ऊतक क्या कहलाते हैं, तो एरेकीमा कहलाते हैं। वृक्षों की आयु को निर्धारण करने के लिए उनके तने में बनने वाला वार्षिक की गणना की विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो डिटोकोनोमी कहते हैं। जाइलम ऊतक में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मृत होती है, तो वाहिका और वाहनलिका। ऊतक पादक ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। किसको रहना दो, क्लोरो, इसको रहने देते हैं। पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए कौन सा कैलिबियम मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो सभ्यन कैमिबियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन का परिचय। हार्मोन हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्थापित होने वाला रासायनिक संदेहवाहक होता है, जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनकी कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। इसमें कुछ है नहीं है। पीयूष ग्रंथि है मस्तिष्क के आधार के भाग में होती है। शरीर की मांसपेशी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्थिति ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। पहला है प्रमुख हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन, शरीर की वृद्धि और हड्डियों के विकास को नियंत्रण करता है। कमी से बौनापन, अधिकता ऑक्सीटोसिन, इसे ब्रथ हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं। प्रवास के दौरान गर्भाशय सिकुड़ने और धुंध स्थापन में मदद करता है। थायराइड देखते हैं थोड़ा। है गले में शाक नली के पास एच आकार की सबसे बड़ी अंतःस्थित ग्रंथि है। प्रमुख हार्मोन थायरॉक्सिन, इसमें विटामिन आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटक रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का फूल जाना। बचपन में कमी से क्रेटिनिज्म, मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। पैराथाइटिक ग्रंथि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रण करती है। अधिवक्र ग्रंथि एडिनल स्थिति है, दोनों गुर्दों है, दोनों किडनी के ऊपर टोपी की तरह स्थित होता है। इसे लड़ो या ओडो फाइट ऑफ ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय इंसुलिन, इसकी खोज ब्रिटेन और बेस्ट ने की थी। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है। कमी से इस मधुमेह या डायबिटीज मेल्टेज रोग हो जाते हैं। जनन ग्रंथियाँ देखते हैं वर्षन पुरुषों में, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो नर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रण करता है। अंडाशय या ओवरी महिलाओं में, इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और जो मादा लैंगिक लक्षणों और गर्भावस्था के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
पुरुषों में हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर देखते हैं मास्टर ग्रंथि को पीस ग्रंथि कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन को एड्रिनल, और कुछ है नहीं इसमें। शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीस ग्रंथि को कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन बेटिंग और बेस्ट ने की थी। किस हार्मोन को लड़ो और वो हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज है? तो एक आयोडीन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्रंथि है। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स की अत्यधिक मात्रा में कौन सा रोग हो जाता है जिससे शरीर बहुत लंबा हो जाता है? तो विशालकायता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः और बाह्य स्तरी दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। प्रसव के दौरान गर्भाशय को सिकुड़ने में सहायता करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण हो दाढ़ी, मूंछ आना, भारी आवाज़ होना के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। हार्मोन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा लिया गया था? तो विलियम स्टर्लिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। रक्त में कैल्शियम और, ऑप्शन नंबर ए इसका था। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन को पैराथायरोइड हार्मोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आपातकालीन हार्मोन जो इमरजेंसी में होता है तो एड्रिनल हार्मोन, ऑप्शन बी। महिलाओं में गर्भाशय के विकास में मासिक धर्म को नियंत्रण करने वाले हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको नल वाहिका ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार में छोटी होती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करती है? तो थायराइड ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नींद का हार्मोन या जैविक घड़ी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन? तो मेलाटोनिन इसको रहते हैं। अग्नाशय की किस कोशिका में इंसुलिन हार्मोन का स्तर होता है? तो बीटा कोशिकाओं में। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ग्लूकागॉन। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय घी को ढीला करने वाला और प्रसव को आसान बनाने वाला हार्मोन है लेलेक्सेन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क के सबसे करीब और उसके केंद्र में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि को रहने। हार्मोन के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत देखा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत देखा जाता है। कोशिका देखते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज ल्यू वैन हॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान ने दिया था। इसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के मुख्य प्रकार होते हैं। इनकी संरचना को दो भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें केंद्रक, स्पष्ट और झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें पूर्ण विकसित स्पष्ट केंद्रक तथा सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। उदाहरण है पादप कोशिका और जीव जंतु कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की तैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक गोल्गी कॉय। पादप कोशिका को रसाई घर हरित लवण को। कोशिकाओं का मस्तिष्क केंद्रक को टेनोप्लाज्म झिल्ली घिरा होता है रक्तिकाक से। कोशिका वृद्धि। पादप कोशिका में कोशिकाओं के बाहर सिलूकोज से बनी एक कठोर कोशिका वृद्धि होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है
अलावा केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, कोमोप्लास्ट जंतुओं में नहीं पाए जाते। रक्तिका पादप कोशिकाओं बड़ी और केंद्रीय रक्तिका होती है, जबकि जंतुओं में छोटी और अस्थायी रक्तिकाएं होती हैं। कोशिका विभाजन को 3 प्रकार से बांटा गया है। आसम सूत्री विभाजन यह बहुत ही सरल प्रकार का विभाजन है जो आवेग से जीवों जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा में होता है, जिसमें केंद्रक सीधे 2 भागों में बटा होता है। समसूत्री विभाजन को शरीर की कायिक कोशिकाओं में जैसे वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत के लिए। अर्धसूत्री विभाजन इसको कहते हैं। कुछ चीज़ देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शतुर्मुख कंडा, सबसे लंबी कोशिका मानव तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में गुणसूत्र 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें 44 कायक और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक के प्रमुख पदार्थ हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने की। कोशिका सिद्धांत स्वान ने दिया था। किस कोशिकाओं का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम को कहते हैं, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। समसूत्री विभाजन शरीर की किस प्रकार की कोशिका में होता है? कायक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है जिसमें आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है? तो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। कोशिका को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्गी काय को। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? इसमें एक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। पादप कोशिका में रसोई घर किसे कहते हैं? तो इसे हरित लवण क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 और 23 जोड़े। जंतु कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति और लवण जलीय इसको रहना। जीव द्रव का नाम सबसे पहले किसने दिया? तो पुरकुंज ने दिया। सब पौधों की कोशिकाओं में जल, खनिज, उत्सर्जी पदार्थों को संग्रहित करने वाली पहली थैली नुमा संरचना क्या कहलाती है? तो रक्तिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। जंतु कोशिका विभाजन के समय तुरक तंतुओं के निर्माण में कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन नंबर आ सेंट्रोसोम। तारक के कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्धगम झिल्ली होती है। चलो इनको छोड़ो इनको। लाल रक्त कोशिकाओं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आनुवंशिकी। माता पिता के लक्षणों उनकी संतान में संचरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। जनन है इसके गेरक जॉन मेंडल। मटर के पौधों पर फिर से प्रयोग किए गए थे जीन डीएनए की इकाइयों जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाती है। जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया था 1909 में। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 मुख्य नियम है। प्रभाविकता का नियम, प्रतिकरण का नियम और श्वसन अभ्युन का नियम। तो लिंग निर्धारण। मनुष्य में 46 23 जोड़े 22 ऑटोसोम, 1 लिंग गुणसूत्र। महिलाओं में डबल एक्स और पुरुषों में XY। बच्चे का निर्धारण करने के लिए पिता के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है, क्योंकि माँ हमेशा X देती है। हीमोफीलिया देखते हैं। इसमें ब्लीडर लोग हो जाता है, जिसमें चोट लगने पर रक्त का धक्का नहीं जमता है। विकास का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक नियम। दिया नहीं। लेकमार्क का एक कोई ठीक नहीं।
डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन देखते, अनुवांशिक पिता कैरेल जॉन मेंटल। जीन सबसे पहला शब्द किसने दिया था? जॉन, सन 1909 में। मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं? 46 जोड़े। बच्चे के लिंग का निर्धारण उसके पिता के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। हीमोफीलिया किस प्रकार के रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का दंका नहीं जमता? तो ये अनुवांशिक रोग है। लेकमा कटाव। डीएनए का डबल हेलिक्स द्विसंकटित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन और क्रिक ने। वनदंता से पीड़ित व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर पाता? तो वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। पूरा नाम अनुवांशिक का पिता मेंटल। देखते हैं, इस नियम के अनुसार जब जोड़ों के विपरीत लक्षणों जैसे लंबा और बौना वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जो प्रथम पीढ़ी में F1 में केवल एक ही लक्षण दिखाई गया जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबे T1 और बौने T को क्रॉस करने वाली पहली पीढ़ी सबसे लंबे पौधे थे क्योंकि इसमें बागपन प्रभावी है। पदकरण का निर्माण इसमें रहते हैं, कुछ नहीं, श्वसन है नहीं। ये देखते हैं, इसमें एक संकर क्रॉस की फिनोटाइप अनुपात में 3:1 अनुपात होता है और जीनोटाइप अनुपात में 1:2:1 अनुपात होता है। दूसंकर क्रॉस की फेनोटाइप अनुपात में 9:3:3:1 अनुपात होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीनोटाइप एक किस जीव की आनुवंशिकता संरचना को दर्शाता है। फिनोटाइप एक किसी जीव के बाहरी शारीरिक लक्षणों को दिखाता है। आनुवंशिकता के जनक गेयर जॉन मेंटल ने अपने प्रसिद्ध आनुवंशिक प्रयोगों के लिए किस पौधों का चयन किया? तो मटर के पौधों को चयन किया। मेंटल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों में कितने विपरीत लक्षणों को चयन किया? तो 7 और 14 लक्षण, 7 जोड़े 14 लक्षण। मेंटल किस नियम को कोई अपवाद नहीं पाया गया है? तो पदकरण के नियम का अपवाद नहीं पाया गया है। मेंटल ने एक क्रॉस की फिनोटाइप में क्या अनुपात दर्शाया? तो 3:1 दर्शाया है। मेंटल ने दूसंकर क्रॉस की फेनोटाइप में 9:3:3:1 का अनुपात दर्शाया है। मेंटल द्वारा प्रयोग किए गए कारक के बाद जीन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉनसन ने दिया। ऑप्शन नंबर ए। कोई है नहीं। पर्यावरण देखते हैं थोड़ा। शब्द का सबसे पहले ऑस्टल हेलक ने किया। पर्यावरण को जैविक घटक, इसमें सभी सजीव होते हैं जिसके 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक, इसमें सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। उपभोक्ता, जो भोजन मनुष्यों जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी। अपघटक, मृत जीव और पौधों को सड़ने गलने वाले सूक्ष्म जीव। अजैविक, जिसमें निर्जीव कारक होते हैं जैसे तापमान, प्रकाश, वायु, जल, मृदा आदि। खास श्रृंखला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक रेखीय क्रम में होता है जिसे खास श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। ऊर्जा का 10% का नियम लेडमार्क नियम के अनुसार दिया गया था। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो A.G. टास्ले ने किया था। ऊर्जा का प्रभाव 10% का नियम किसने दिया? तो लेडमार्क ने दिया। सेशन पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें शॉर्ट थ्योरी दी गई थी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ, और कुछ MCQ क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इस तरह ही आपको कंप्यूटर की क्लास देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन करेंगे साइंस की क्लास। इसमें MCQ भी लेंगे
और थ्योरी भी रहेगी। AMP ग्रुप 2 और 4 के लिए क्लास रहेगी। इससे पहले अपन कंप्यूटर की थ्योरी प्लस MCQ करवा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला टॉपिक है रक्त एक तरल संयोगी युतक है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो कुल शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। रक्त का pH मान 7.4 है और होता है एक क्षारीय है। निर्माण वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और लीवर और पीलिया में होता है। रक्त के घटक हैं। रक्त के 2 भागों में बांटा गया है। प्लाज्मा लगभग 55% होता है रक्त का तरल भाग है। इसमें लगभग 90% जल, 10% प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन आदि होते हैं। मुख्य प्रोटीन है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रो नोजेल, जो रक्त का धक्का जमने में मदद करता है। दूसरा है रक्त कणिका, लगभग 45%। यह 3 प्रकार की होती हैं। RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट, जीवन काल इसका 120 दिन होता है। मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ठीक है। विशेषताएं इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। स्वस्थ वयस्क के रक्त में RBC की संख्या 5 से 5.5 बिलियन प्रति मिली होती है। रोग इनकी संख्या अधिक बढ़ने पर पॉलीसाइथेमिया स्थिति बन जाती है। दूसरा है RBC WBC लेकोसाइट, जीवन काल लगभग कुछ दिन 2 से 15 दिन तक होता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूत करना और रोगाणु विषाणु से लड़ना। तीसरी है रक्त बीमारू प्लेटलेट्स, थैमोसाइट बोलते हैं। इनका मुख्य कार्य चोट लगने पर रक्त का धक्का जमने में सहायता करना। नेक्स्ट रक्त, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता O नेगेटिव रक्त समूह सभी को खून दे सकता है। O नेगेटिव जो सभी को खून दे सकता है। सर्वग्राही A+B AB पॉजिटिव रक्त समूह सभी के खून ले सकता है। RH फैक्टर, इसकी खोज लैंडस्टीनर और बैनर ने रिसर्च बंदर पे की थी। जिसके शरीर में यह प्रोटीन होता है उसका रक्त RH फैक्टर और उसमें नहीं होता है, उनका RH- कहलाता है। कुछ इम्पोर्टेंट ऑनलाइन फैक्ट देखते हैं। रक्त का धक्का जमने में सहायक विटामिन K और प्रोटीन फाइब्रोनोजेल होता है। पीलिया, इसे RBC का गर्भगृह कहा जाता है क्योंकि इसमें मृत RBC नष्ट हो जाती हैं। हेपरिन, यह शरीर के अंदर रक्त कोशिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। रक्तदाब मापने का यंत्र है। रक्तदाब को सिग्मोमीटर से नापा जाता है। सामान्य रक्तचाप एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 120 से 80 mm होता है। सिस्टोलिक दाब वाला मान 120, डायस्टोलिक नीचे वाला दाब 80 mm होता है। इतना खास नहीं। नेक्स्ट देखते हैं रक्त वाहिनी का धमनी, यह धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती है। अपवाद है फुसफुस, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है। सिरा शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त ले जाती है। कोशिका अत्यंत पतली वाहिका होती है जो ध्वनि और सिराएं आपस में मिलती हैं और गैसों का आदान प्रदान करती हैं। रक्त से संबंधित कुछ रोग और स्थितियां। एनीमिया, शरीर में हीमोग्लोबिन या RBC की कमी होने पर यह रोग होता है एनीमिया, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ल्यूकोकेमिया, इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। श्वेत रक्त
आरबीसी की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का दमका नहीं जमता, रक्त का बहना नहीं बंद नहीं होता। थिम्मोसिस रक्त कोशिकाओं के अंदर ही रक्त का धक्का जम जाना, इसे रक्त प्रवाह का रुक जाता है। अब मानव हृदय देखते हैं। कोष्ठक, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलम 2 न्याय। फिर पेसमेकर, इसे साइनोएटिक नोड कहते हैं जो हृदय की धड़कन को नियंत्रण और शुरू करने का काम करता है। रक्त का धक्का, सामान्यतः रक्त का धक्का जमने 2 से 8 मिनट लगते हैं। बड़ी नहीं है बने आवश्यक धातु आयरन कैल्शियम रक्त का धक्का जमने के लिए अनिवार्य है। विटामिन के रक्त के संक्रमण में सहायता करता है। ठीक है। फाइब्रोनोजेल और फोथोबिन ये यकृत द्वारा निर्मित प्लाज्मा प्रोटीन है जो धक्का बनने में मदद करते हैं। आरएच फैक्टर देखते हैं। इसकी खोज 1940 में कार्ल स्टीनर और बेनर ने रिचर्ड में एक बंदर पर किया था। ठीक है। आरएच फैक्टर कोई इतना नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। वन लाइनर देखते हैं कुछ। मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण काल पूरे शरीर का एक चक्कर रक्त का लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। इतना कोई है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो एमसीयू देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आए देखते हैं इनको। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक तरल संयोगी ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है एक शरीर में, ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, एक क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर। रक्त समूह की खोज कार्ल स्टीनर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से रक्त का सर्वदाता किसे है? तो ओ नेगेटिव है। और निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वहाई है रक्त का? तो ए बी पॉजिटिव। रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। शरीर के भीतर रक्त के जमने में कौन रोकता है? तो हेपरिन रोकता है। रक्तचाप को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, सेगमोमीटर का उपयोग किया जाता है। रक्त में आरबीसी की संख्या अधिक बढ़ जाने पर किसकी स्थिति उत्पन्न होती है? तो पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन नंबर बी की। श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये शरीर की पित्ती रक्षा प्रणाली को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी का कैंसर कैसे कहा जाता है? तो ल्यूकोकेमिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाने वाली शिरा धमनी और शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक ले जाने का कार्य शिरा का होता है। कौन सी एकमात्र ध्वनि अशुद्ध रक्त वहन करती है? तो अशुद्ध फिल्मोनरी ध्वनि। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और पिलिया में, ऑप्शन नंबर बी। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त का धक्का बनने में सहायता करती हैं? तो थैमोसाइट। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर बी। कैरोनरी ध्वनि रोग का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम, वसा और कैल्शियम का जवाब। लसीका निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो लाल रक्त कणिका है। मानव शरीर में रक्त के धक्के बनने की प्रक्रिया के दौरान प्रोथोबिन को थोबिन में बदलने के लिए एंजाइम उत्प्रेरक का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, थर्मोप्लास्टिन। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक आयरन युक्त युग्मी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त के जमने को रोकने के लिए शरीर में प्राकृतिक रूप से कौन सा पदार्थ होता है? तो हेपरिन, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में किस अंग को लाल रक्त कोशिकाओं की शमशान घाट कहा जाता है? जो पुरानी और क्षतिग्रस्त
सी को नष्ट कर देता है, तो यकृत और पीलिया। रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर के परसनी दाब को नियंत्रण करता है, तो एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर ए। वयस्कों में एरिथ्रोपाइसिस आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रण और उत्तेजित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र परिभाषा। जटिल भोज्य पदार्थों को रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा सरल घुलनशील अवशोषित होने पर योग्य रूपों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। प्रमुख हिस्से। मानव पाचन तंत्र मुख्य दो भागों से मिलकर बनता है। आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी नली। सहायक पाचक ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, अनाशय ग्रंथियाँ हैं। दूसरा पाचन तंत्र के प्रमुख चरण देखते हैं। मुख गुहा। प्रोटीन की शुरुआत। भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से ही शुरू होता है। फिर लार। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकलती हैं। लार का पीएच मान 6.8 होता है। टॉयलिन। लार में टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को शर्करा मोल्टेज में बदल देता है। फिर दूसरा ग्रेसिका है। मुख को अमाशय से जोड़ने वाली नली है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। यहाँ क्रमांकुचन गति द्वारा भोजन नीचे अमाशय में ढकेला जाता है, फिर अमाशय में जाता है। अमाशय है एक थैलीनुमा संरचना है, जो हृदय गुहा के बाईं ओर स्थित होती है। जठर रस। अमाशय की वृद्धि से जठर रस स्थापित होता है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, पेप्सिन और रेन एंजाइम निकलते हैं। HCl के कार्य देखते हैं। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। पेप्सिन है प्रोटीन का पाचन करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन यह दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, जो बच्चों में अधिक सक्रिय होता है। छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग है, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी। मुख्य कार्य। भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। विशेषकर इसमें पहले भाग में ड्यूटेनम में भी होता है। यकृत की भूमिका। यह शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है, जो पित्त रस का स्राव करती है। अग्नाशय की भूमिका। यह अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए और लाइपेज वसा के लिए, एलाई में स्टार्च के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बड़ी आंत। यह भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि केवल जल और खनिज का अवशोषण करती है बड़ी आंत। कुछ एंजाइम देखते हैं। टायलिन लार ग्रंथि में होता है। स्टार्च मंड को शर्करा में बदलने के लिए इसका कार्य। पेप्सिन स्थानीय अमाशय प्रोटीन का पाचन। टॉप्सिन अमाशय प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलना। लाइपेज है और एक है नहीं है। चलो नेक्स्ट इनके MCQ देगा। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो शुरू होती है मुख गुहा से। लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? तो टॉयलिन तोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस स्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। अमाशय में स्रावित होने वाला कौन सा अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है और मध्यम को अम्लीय बनाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन का पाचन अमाशय से किस एंजाइम द्वारा होता है? तो रेनिन।
भोजन का पूर्ण पाचन और अधिकांश पोषक तत्वों का अपसरण शरीर के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो अंगनाशय। ऑप्शन नंबर बी। पित्त रस का मुख्य क्या कार्य है? तो वसा का पाचकीकरण। मानव शरीर की कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को संचित करता है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर बी। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायता करता है? तो प्रोटीन के सहायक में। अग्नाशी रस में पाए जाने वाला लाइपेज एंजाइम किसका पाचन होता है? तो वसा का। सामान्य मनुष्य की लार में पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.8 अम्लीय। यकृत में किस विटामिन, इसको हटाओ, इनको भी हटाओ, इसको देख देते हैं। लाल ग्रंथि की कुल संख्या मानव मुख में कितनी होती है? तो 3 जोड़ी होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को यह नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करना और शरीर की कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय तथा कोशिकाओं के भीतर भोजन का ऑक्सीकरण। दूसरा देखते हैं नासिक मार्ग। यह वायु नासिक छिद्रों से शरीर में प्रवेश करती है। नासिक मार्ग में मौजूद बल और शेष हवा से में मौजूद धूल के कणों और अशुद्धियों को रोक लेता है तथा हवा को नरम और शरीर के तापमान के बराबर करते हैं। नेक्स्ट है ग्रसनी। ग्रसनी यह नासिका और मुख को साझा मार्ग है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सांस ले देखते हैं, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फेफड़े। मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, बाह्य गुहा में सुरक्षित रहते हैं। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा और 3 खंडों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 खंडों में बटा होता है ताकि हृदय के लिए जगह बना सके। ल्यूरा। पिलूरा को देखते हैं। फेफड़ों के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसे पिलूरा कहते हैं। गैसों का परिवहन देखते हैं कैसे होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। फेफड़ों में ऑक्सीजन को रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। MCQ देखते हैं। मानव शरीर में कोशिका श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी में। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क किस भाग द्वारा किया जाता है? तो मेडुला। ऑप्शन नंबर सा। फेफड़ों के चारों ओर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पिलूरा। ऑप्शन नंबर बी। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सा में होता है। श्वसन के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायग्राम की स्थिति क्या होती है? तो यह शुक्र का चपटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसको देखते हैं। हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन होता है? तो 4 अणु का। मानव में श्वसन यंत्र को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो लेक्स या पाई बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको लेने दे दें। फेफड़ों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी। गाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस हिस्से में पूरी होती है? तो कोशिका दिप में होती है। इसको रहने देते हैं।
मानव शरीर में श्वसन नली पर पाए जाने वाले उपस्थिति के छल्ले का मुख्य कार्य है तो इस श्वसन नली को पिचकाने में से बचाना। निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े या गैल नहीं होते जबकि वह एक त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है? तो केंचुआ एक त्वचा नम पतली होती है जिसमें गैसों का विसर्जन सीधे उसकी रक्त वाहिकाओं में होता है। कीट, कॉकरोच आदि मत्स्यिका तंत्र से सांस लेते हैं। कोशिका श्वसन के दौरान बनने वाला कौन सा यौगिक ऊर्जा को मुद्रा कहलाता है? तो एटीपी। जलीय जीवों में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा होता है? तो गिल्स या क्लोम। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ और जीवों के प्रकार। जीव हमारे उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। अमोनोटैलिक, जो जीव मुख्य रूप से अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया बहुत विषैला होता है और इसके निकलने से बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण मछलियाँ, उभयचर मेढक हैं और जलीय कीट। यूरोटैलिक, जो जीव मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया से कम विषैले होते हैं। उदाहरण स्तनधारी मनुष्य और अधिकांश स्थलीय जीव। यूरोटैलिक, जो जीव मुख्य रूप से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसमें जल की न्यूनतम हानि होती है जैसे पक्षी, सांप, छिपकली और कीट। मानव उत्सर्जी तंत्र, मानव का उत्सर्जी अंग व किडनी है। इसके अलावा त्वचा, यकृत और फेफड़े भी सहायक होते हैं। किडनी, मनुष्य में एक जोड़ी सेम के बीच आकार के वक्र होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के वक्र का वजन लगभग 120 से 150 ग्राम होता है। नेफ्रॉन के मुख्य भाग वोमन सपोन एक कप के आकार की संरचना होती है। इसके अंदर रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब हेनेले का लूप नूपल का यू आकार का भाग है जो मूत्र का शांत बनने में मदद करता है। इधर देखते हैं, इधर कुछ है नहीं। इसको यकृत देखते हैं। शरीर के अत्यधिक विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। त्वचा, इसमें मौजूद श्वेत ग्रंथियां पसीने के माध्यम से जल नमक थोड़ी मात्रा में यूरिया बाहर निकालती है। फेफड़े, यह शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। यह हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का पीला रंग ओडोक्रोम बढ़ने के कारण होता है। डायलिसिस, जब किसी व्यक्ति के दोनों किडनी काम करना बंद कर देती हैं तो किडनी विधि से रक्त का शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। मानव वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। तो कुछ देखते हैं। मानव वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो रक्त को छानने और मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। तिलचट्टे और अन्य कीटों में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो मेलपिंगी नलिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य मानव का मूत्र पीएच मान का लगभग कितना होता है?
तो 6.0 हल्का क्षारीय। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ओरोक्रोम वर्णक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग से होता है? तो यकृत में। नेफ्रॉन के अंदर वह कप के आकार की संरचना जिसमें रक्त कोशिकाओं का गुच्छा स्थित है क्या कहलाती है? तो वो बौमन संपुट, ऑप्शन नंबर बी कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा जीव अमोनोटैलिक की श्रेणी में आते हैं जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? तो पक्षी और छिपकली है नहीं, मनुष्य और तेल बैल है नहीं, मछलियाँ और उभयचर मेंढक है। नेफ्रॉन के किस भाग में जल की सबसे अधिक चयनात्मक पुनः श्रावण शोषण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी। बकरे की विफलता की स्थिति में रक्त की कृत्रिम रूप से शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पक्षी और सांप किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं जिसमें जल की न्यूनतम कमी होती है? तो यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू। बर्फ का भारी आवरण या झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो रीनल कैप्सूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरे के भीतर की आंतरिक गहरा छेद को क्या कहलाता है जिसमें पिरामिड जैसी एक संरचना होती है? तो मेंडुला। इसको और देखते हैं, बकरे की भारी आवरण या झिल्ली को क्या कहते हैं? तो रीनल कैप्सूल कहते हैं। यह एक मजबूत रेशेदार संयोगी ऊतक की झिल्ली होती है, बकरे की आंतरिक संरचना को सुरक्षा प्रदान करती है। तो अपन ध्यान दें, पिलुला फेफड़ों की और पेरिकार्डियम हृदय की झिल्ली है। बकड़ पथरी मुख्य रूप से किसका क्रिस्टलीकरण होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप और जल संतुलन को नियंत्रण करने के लिए बकड़ पर कार्य करता है? तो बी नंबर का ऑप्शन। नेफ्रॉन के हैनले के लूप के मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है? तो मूत्र का शांत और बनाना और जल का अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर बी। यदि मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो किस प्रकार का संकेत होता है? तो डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह। जब रक्त में शर्करा का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो नेफ्रॉन उसकी पूरी मात्रा अवशोषण नहीं कर पाता और ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर आने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैक्टीरिया। परिभाषा। बैक्टीरिया एक कोशीय प्रोकैरियोटिक समूह सूक्ष्म जीव है जिसमें इस पर केंद्रक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया की खोज 1617 में वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, इसको हटाओ। बैक्टीरिया का सबसे पहले शब्द हेरन वॉक ने दिया था 1829 में। लुई पास्चर इसने रेबीज के टीका और दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु। जीवाणु के मुख्य रूप से आकृतियाँ में देखते हैं अपन। बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख मानव रोग कौन कौन से हैं? तो टीबी जिसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, इनके वैज्ञानिक नाम दिए हैं इधर। हैजा जो आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो आंत को प्रभावित करता है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र। डिप्थीरिया श्वास नली। काली खांसी श्वसन तंत्र में। प्लेग निमोनिया फेफड़े को। कुष्ठ रोग सिफिलिस जनांग को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया के कुछ लाभ है, है नहीं कुछ खास इसमें। मलेरिया रोग
किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? इसका भाग कौन सा है? तो मलेरिया, प्लाज्मोडियम, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर से होती है। ऑप्शन नंबर ए। काला जार या दमदमा बुखार, बालू मक्खी से होती है। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण किस मक्खी द्वारा फैलता है? तो थैप्नोसोमा के कारण फैलता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो कवक के द्वारा होती है। दांत एक कवक जनित है संक्रमण। कब्रों की कोशिका व्यक्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। विटामिन देखते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जिसमें शरीर के कई ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है। विटामिन शब्द की खोज फंके ने 1911 में की थी। विटामिन घुलनशील होता है वसा में और जल में। वसा में घुलनशील के लिए ADE और जल में घुलनशील BC। रासायनिक नाम देखते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रंधोली हो जाता है। रंधोली रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसमें स्त्रोत पाया जाता है गाजर, दूध, अंडा, हरी सब्जियाँ। विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B1 थायमिन, बेरी रोग हो जाता है। इसमें मूंगफली, आलू, इन सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, त्वचा को फटना, होंठ फटना, आँखें लाल होना। अंडा, दूध, दही, सब्जी में पाया जाता है। दूध में पाया जाता है। विटामिन B3, इसमें पहले का रोग हो जाता है। विटामिन B5, ये सब विटामिन के नाम दिए हैं। विटामिन K से रक्त का दबका ना जमना। विटामिन E रक्त क्षमता में कमी, बाझपन होना। एक ट्रिक है, देखते हैं। रथ पर एक टॉपी है, कई बार एग्जाम में आती याद करने के लिए। तो विटामिन E रेथिनॉल, विटामिन B थायमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक, विटामिन D के लिए कैल्सीफॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फ्लोकिविनोन। ये सब ट्रिक से आप देख सकते हैं। खनिज लवण, खनिज हमारे शरीर में निर्माण करता है। तो कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कमी से रैकेट्स या कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं। लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है।